इस तरह एलए की जो लंबाई का स्केल जो था घटते बढ़ते रहने के कारण व्यवसाय में या बिज़नेस में बड़ी मुश्किल आती थी। जैसे एक उदाहरण देखिए कि अगर कोई व्यापारी अपना एक एल कपड़ा लेकर के, एक एल कपड़ा लेके फ्रैंकफर्ट से ख़रीदता है, तो वहाँ उसकी जो जो नाप है वो 54.7 सेंटीमीटर मिलता है, लेकिन वो मेंज जाता है तो वो 55.1 सेंटीमीटर हो जाता है, थोड़ा बढ़ता है। न्यूरेमबर्ग जाता है तो 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग जाता है तो 53.5 सेंटीमीटर। इस तरह हमने देखा कि चारों स्थानों पे उसके अलग अलग लंबाई हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यवसायियों को या व्यापारियों को बिज़नेस करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसलिए वो लोग भी चाहते थे कि राष्ट्रवाद की ओर उनकी विचारधारा थी कि देश में राजतंत्र ख़त्म हो और एक ऐसा शासन हो जहाँ सब कुछ समान हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्था प्रेशा ने शुरुआत की 1834 में, जिसको जॉल्वेराइन कहते हैं। इसके अनुसार क्या किया गया, ये जो मतभेद था, ये जो बिजनेस में जो बाधा उत्पन्न होने वाली चीज़ें थी, वो सब अब नहीं होने लगी, इन सबको रोक दिया गया। तो बिज़नेस को आगे बढ़ाना, और इसी समय रेलवे का विकास हुआ। रेलवे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अनुसार कोई भी इंडस्ट्री बने तो वो विकास की ओर तो जाएगा ही, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रेलवे, क्योंकि रेलवे ने इसकी गति को बहुत तेज़ कर दिया, जो एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले आने के लिए बहुत कारगर साबित हुआ। इसके अलावा इसने विकास को बहुत ही आगे गति प्रदान की। तो बिज़नेस क्लास के जो लोग थे वो लोग भी इसी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ हो लिए, और इस तरह से हम देखते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी में एक और बिज़नेस क्लास के लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का, और उन सब के साथ लेबर वर्ग, क्योंकि कल कारखानों में या इंडस्ट्री के साथ लेबर्स का होना ज़रूरी है। तो वहाँ की सोसाइटी में कुछ और लोग शामिल हो गए, कुछ और नए वर्ग बन गए, और इन सब ने मिल करके नेशनलिज्म की भावना को आगे बढ़ाया। अब हम चलते हैं, एक और वर्ग है जो शुरू से आते जा रहा है, चाहे वो फ्रांस में हो या यूरोपियन सोसाइटी में, जो है कंजर्वेटिव लोगों का, यानी रूढ़िवादी विचारधारा के लोग, जो हम लोग पढ़े हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय भी, कि रेडिकल्स, कंजर्वेटिव लोग और लिबरलिज्म, इस तीन विचारधारा को हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये बात पूरे यूरोप के साथ थी। तो ये जो रूढ़िवादी लोग हैं वो पुरानी परंपरा को ही बनाए रखना चाहते हैं, वो अचानक से बहुत बड़ी चेंज नहीं चाहते, और वो चेंज चाहते भी है तो धीरे धीरे स्लो। तो ऐसे लोग जो थे, अब 1815 में एक वॉर हुई थी, वाटरलू की वॉर है, 1815 में वाटरलू की लड़ाई में जो जिसमें बड़े सारे देश थे, ब्रिटेन, प्रशा, ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन का यहाँ से ख़त्म हो गया, लेकिन नेपोलियन के बाद ये रूढ़िवादी लोग जो थे, फिर से उन्होंने चाहा कि नेपोलियन ने से ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में अपनी व्यवस्था को लागू किया था, क्योंकि वो फ्रांस से बाहर भी कई इलाकों को जीता था, खुद एक सैनिक था। तो उसने बाहर भी ऐसे अपने कोड को लागू किया, अपने सुधारों को लागू किया और अपने शासन को चलाया था, लेकिन रूढ़िवादी लोग इसे पसंद नहीं करते थे। इसलिए जब वाटरलू के युद्ध में उसे हराया गया तो उसके बाद 1815 में इन सारे बड़े देशों ने मिलकर ये सोचा कि नेपोलियन की जो व्यवस्था चल रही है यूरोप में, इसे कैसे दूर करें या उसके रिफॉर्म्स को हटाया जाए और फिर से पुरानी व्यवस्था को हम लोग लाएं। इन्हीं विचारधाराओं को लेकर के इन सब ने एक वियना जो राजधानी है ऑस्ट्रिया की, वहाँ एक वियना कांग्रेस की स्थापना की, और ये सारे बड़े देश जो थे जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, इन लोगों ने मिल करके वियना कांग्रेस में ये तय किया कि नेपोलियन के द्वारा स्थापित जो रिफॉर्म्स थे उन सबको ख़त्म किया जाए, नेपोलियन कोड को ख़त्म किया जाए, जो नेपोलियन कोड ने चलाए थे नेपोलियन ने अपने रिफॉर्म्स, जिसमें उसने नाप तोल की व्यवस्था को फिर से सुधारा था, उसने मुद्रा व्यवस्था को सुधारा था, और कई एक मुद्राओं की जगह उसने 39 स्टेट्स के जो एक महासंघ बनाया था। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को दूर करने के लिए वियना में एक कांग्रेस की बैठक की। इसमें जो अध्यक्षता की थी वो ऑस्ट्रिया में चूँकि हो रहा था, इसलिए ऑस्ट्रिया के चांसलर, जिसका नाम है ड्यूक मेटरनिक, है ना, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने इसकी अध्यक्षता की थी या इस मीटिंग की, और यहाँ पे इन लोगों ने नेपोलियन के युद्ध के दौरान हुए सारे रिफॉर्म्स को ख़त्म किया। अब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाया गया। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लुई 16 को हटाया गया था वो बूर्बो वंश का था, बूर्बो डायनेस्टी का। तो बूर्बो डायनेस्टी को ही फिर से
इन कंजर्वेटिव लोगों ने या रूढ़िवादी लोगों ने फिर से शासन दे दिया। इस तरह हम देखते हैं कि फिर से बुर्बोवंश को सत्ता में कायम करा गया। कहाँ कहाँ पे? फ्रांस में, और फ्रांस से बाहर जहाँ जहाँ नेपोलियन का रूल चल रहा था वहाँ फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य, और फ्रांस ने अपनी सीमा को पार करके, या नेपोलियन ने अपने सीमा को पार करके, बॉर्डर को पार करके बाहर भी कई देशों को जीता था, और वहाँ वो अपनी ही कोर्ट चलाता था। इसलिए उन सारी सीमाओं के राज्य को अब नियंत्रण में कर दिया गया। और ये जो नियंत्रण में किया गया, इसमें क्या था? नॉर्थ में हम देखते हैं कि नीदरलैंड, माने अब नॉर्थ में यूरोप के नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। फ्रांस के नॉर्थ में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। साउथ में हम देखते हैं कि पिडमॉन्ट और जेनेवा को दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए वियना कांग्रेस के चलते, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था। दक्षिण में पिडमॉन्ट और जेनेवा को जोड़ दिया गया, यानी साउथ में। फिर प्रशा है। ये आप इस मैप को देख के करोगे तो जल्दी से समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ क्या चेंजेस लाया गया। तो फ्रांस की सीमाओं को, है ना, ये भाई फ्रांस है, फ्रांस की सीमाओं को चारों ओर से जो जो बढ़ाया था नेपोलियन ने, उसे फिर से कम किया गया। और किसी देश को कुछ, जैसे यहाँ नीदरलैंड्स, हम देख रहे हैं फ्रांस के नॉर्थ में नीदरलैंड्स है। तो इस मैप को देख के आप पढ़िए तो याद होगा कि फ्रांस नॉर्थ में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था। ठीक है, इसमें बेल्जियम भी शामिल था। फिर साउथ में आए, फ्रांस के साउथ में पिडमॉन्ट और जेनेवा को जोड़ा गया। तो आप यहाँ पिडमॉन्ट और जेनेवा को जोड़ा गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर, फ्रांस के पश्चिम में प्रशा को दिया गया और कई महत्वपूर्ण इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को इटली का नियंत्रण सौंपा गया, उत्तरी इटली का। और ऑस्ट्रिया को देखिएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, इसको नॉर्थ इटली का दिया गया। प्रशा यहाँ पे है। इस तरह से हम देखते हैं कि कई चेंजेस किए गए, और जैसे नेपोलियन के पहले सीमा थी फ्रांस की, फिर से वैसे ही कर दिया गया। मगर लेकिन नेपोलियन जो एक सुधार किया था 39 स्टेट्स का जो महासंघ बनाया था, जिसमें जर्मन राज्य थे शामिल, उसे उन लोगों ने नहीं हटाया और उसको अभी भी बरकरार रखा। इसके अलावा ईस्ट में रूस को, ये जो ईस्टर्न हिस्से में जाए हम यूरोप के ईस्ट में, तो रूस को पोलैंड दे दिया गया। और जबकि प्रशा को एक और प्रदेश मिला, सैक्सनी का हिस्सा मिला। इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिसे नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया गया था। ये सब चेंजेस क्यों लाया गया? क्योंकि ये नेपोलियन से पहले ऐसे ही था। तो जैसे नेपोलियन से पहले स्थिति थी, वही स्थिति कायम कर दी गई। और नेपोलियन को हटाने से पहले जो राजतंत्र, जहाँ जो जिस वंश का राजतंत्र था, उसी को फिर से कायम किया गया। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य बनाया। इस तरह हम देखते हैं कि एक रूढ़िवादी, यहाँ पे जो हम बार बार देख रहे हैं कि इतने सारे सोसाइटी में क्लास के लोग हैं, उसमें इधर देख रहे हैं कुलीन वर्ग की तरफ एक और रूढ़िवादी। ये साथ साथ चल रहा होता है हमेशा से यूरोप की सोसाइटी में, समाज में, लेकिन अभी वो ज़्यादा प्रखर हो गया। यानी नेपोलियन के बाद इसकी सत्ता फिर से बहुत ताकतवर हो गई। तो ये लोग भी आ गए, लेकिन इनका अलग धारणा है। ये लोग नेशनलिज्म के खिलाफ हैं, ये लोग पार्लियामेंट्री शासन के खिलाफ हैं, ये लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। और ये लोग जो इधर जितने सारे वर्ग बने हैं नए नए, इन सारे लोगों का, ये सारे लोग चल रहे हैं किसकी तरफ? नेशनलिज्म की तरफ। ये लोग डेमोक्रेटिक सरकार चाहते हैं। इस तरह हम देख रहे हैं कि दो खेमों में पूरा यूरोप का समाज बटा हुआ है। आगे हम चलते हैं। 1850 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। हम पहले ही बता चुके, ये लोग जो थे रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव लोग, ये लोग निरंकुश थे, यानी डिक्टेटरशिप में विश्वास रखते थे और मनमाना शासन जिसके ऊपर कोई अंकुश ना रहे। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करते थे, और इनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करे, मतलब डिक्टेटरशिप के खिलाफ या डिक्टेटर्स के खिलाफ कोई कंप्लेन करे, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते थे, बल्कि उसे ज़बरदस्ती सज़ा दिलवाते थे। इसी के दरमियान हमने देखा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है प्रेस की आज़ादी। यानी ये लोग जो थे नेशनलिज्म की तरफ जो बढ़ रहा है, ये जो वर्ग है, ये जो क्लास के लोग हैं, ये लोग प्रेस की आज़ादी चाहते थे। यानी मीडिया को, प्रेस को पर कोई प्रतिबंध नहीं चाहते थे। और इधर ये लोग जो थे कुलीन वर्ग और कंजर्वेटिव लोग, ये लोग प्रेस की आज़ादी बर्दाश्त नहीं करते थे। तो इस तरह से एक ये भी था कि प्रेस की आज़ादी को लेकर के भी कई वर्ग बन गया। आगे हम चलते हैं। क्रांतिकारी, एक और वर्ग आ गया। अब इतने सारे जो वर्ग हमने देखा ही है, इसमें एक और वर्ग आ गया, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी यानी अब जब इतने सारे वर्ग आ गए,
तो इन्हीं में से जो लोग यंग हैं और जो लोग बहुत जोशीले हैं, जो नेशनलिज्म को लाना चाहते हैं, जो फ्रांस की क्रांति की नकल करके अपने देश में भी आज़ादी का झंडा गाड़ना चाहते हैं या डेमोक्रेटिक शासन चाहते हैं, वैसे यंगस्टर लोगों का भी एक ग्रुप आ गया जो क्रांतिकारी हैं, या जिसको हम क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशनरी कहेंगे, है ना। ये लोग रिवॉल्यूशनरी हैं, ये लोग रिवॉल्यूशनरी पार्टी के हैं। ऐसे लोगों में एक नाम आता है इटली का जियोसेपी मैत्सनी। इटली के एक व्यक्ति हैं जियोसेपी मैत्सनी जो है वो एक यंग इटली के एक माने क्रांतिकारी युवा है। और उन्होंने क्या किया, वो चाह रहे हैं कि देश में राष्ट्रवाद आए, नेशनलिज्म आए। उन्होंने क्या किया, उनकी एक कार्बोनरी, हाँ, उनकी एक संस्था थी, गुप्त संस्था के वो सदस्य थे, कार्बोनरी, लेकिन रूढ़िवादी के खिलाफ थे वो कार्बोनरी संस्था में। लेकिन उन्हें एक बार कैद कर लिया गया। इसके बारे में डिटेल आपको यहाँ बुक में है, देख लीजिएगा। तो इसके बाद उन्होंने अपनी 2 संस्था बनाई, गुप्त संस्था, माने जिसको अंडरग्राउंड यंग इटली, जो मार्सेई में बनाई गई। ये गुप्त संगठन है जो और लोगों को पता नहीं, मतलब देश में उस समय यूरोप में, और छिप करके इन्होंने बनाया। और दूसरा था यंग यूरोप बर्न में। तो बर्न में यंग यूरोप बनाया और मार्सेई में यंग इटली नामक 2 और संस्था उसने बनाई। मैत्सनी वो मोनार्की के खिलाफ था, रूढ़िवादियों के खिलाफ था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का समर्थक था, यानी डेमोक्रेटिक शासन चाहता था। मेटरनिक इसका बहुत बड़ा दुश्मन था मैत्सनी का, और मेटरनिक ने इसे कहा था कि मैत्सनी के बारे में कि ये हमारी सोसाइटी का सबसे ख़तरनाक दुश्मन है। क्योंकि मेटरनिक क्यों ऐसा बोला, अगर आपको क्वेश्चन आए मेटरनिक ने ऐसा मैत्सनी के बारे में क्यों कहा, क्योंकि मेटरनिक रूढ़िवादी है, कंजर्वेटिव विचारधारा का व्यक्ति है, और मैत्सनी रिपब्लिकन विचारधारा का, यानी उदारवादी विचारधारा का। तो इन दोनों में तो टसल होगा ही। तो उसने इससे समाज के लिए बहुत ये माना। तो आज हम यहाँ तक, फिर आगे बताते हैं। ओके।